नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 8 साल सेवा और सुशासन। देखिए, केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार ने 2.0 की तीसरी सालगिरह 26 मई को मनाई। बीजेपी साल 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौटी थी। इस बड़ी जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई। सरकार के इस 8 साल के सफर में कुछ योजनाएं बेहद लोकप्रिय रहीं। ऐसी 8 योजनाएं जो अत्यंत लोकप्रिय रहीं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखा। देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में मुहैया कराती है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। पीएम मोदी की इस योजना की तारीफ देश के हर गांव में होती है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का एक नगद कहना चाहिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निःशुल्क निर्माण किया जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। 26 मार्च 2020 को इस योजना का ऐलान हुआ था। सरकार का मकसद है कि देश में कोई भी भूखा न रहे। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। और इसी कड़ी में और प्लानिंग्स हैं। ये भी प्लानिंग्स है कि 2024 तक घर घर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। पहले इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2030 था, लेकिन अब हर घर नल जल योजना को जल जीवन मिशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको लगातार लोगों तक कनेक्ट करने की, उन तक पहुंचाने की पूरी एक कोशिश और प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है, होना चाहिए जो किया गया। और लगातार जो मौका मिला है मोदी सरकार को, उसके बाद 8 साल पूरे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वाकई में एक चर्चा होती है कि आखिरकार इतना वक्त निकाला किस वजह से निकाला। उन योजनाओं की बदौलत, ऐसी योजनाएं जिनसे जनता को राहत मिली है, जनता ने उन चीज़ों को आगे बढ़ाया, उन चीज़ों को चुना, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फ़र्क पड़ता है। अब जहाँ तक लोकसभा की बात हो रही है, देखिए, तो 75 सीटें जीतने का दावा है। योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि हम इतनी सीटें जीत कर आएंगे और वो आशीर्वाद जनता का हमें जरूर मिलेगा क्योंकि हमने किया है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए सपा का पक्ष रखने के लिए कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नाविद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नाविद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, योजनाओं की बात हो गई और निश्चित तौर पर 8 साल हुए हैं। किस तरह से हुए, किन चीज़ों को आगे रखा गया, उसे जनता ने कैसे लिया, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इन सब के बीच हमने कोरोना काल भी देखा और उसके बाद अब क्योंकि मुझे लगता है लोकसभा महत्वपूर्ण हो गया है, तो लोकसभा के लिए ये जो दावा है कि कम से कम 75 सीट हम लाएंगे, इसकी एक वजह जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी वजह है। क्या यही सारे काम या कुछ और? देखिए राखी जी, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में 75 सीटें लाने की बात है, तो इसमें दोनों फैक्टर ही काम करें। पहला, जो केंद्र की योजनाएं रही, क्योंकि ये चुनाव सीधे सीधे केंद्र की सरकार के लिए होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकाल बीत चुके होंगे 2024 में, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार के लगभग 2 कार्यकाल पूरे हो चुके होंगे। तो ऐसे में 2024 में 2 साल इधर के और 5 साल पिछले, तो 7 साल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सुशासन के, और केंद्र की पूरी 2 बार की सरकार, 2 पंचवर्षीय पूरी होने के बाद जब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव, जब हम पूरे लोकसभा के चुनाव में जाएंगे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए, आप देखिए कि बहन मायावती जी का जनाधार बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में लड़ेगा कौन? लड़ने वाले जो क्षेत्रीय दल हैं, उनमें सबसे मुख्य रूप से बहन मायावती जी हुआ करती थी, बसपा और सपा, और उसके बाद में कांग्रेस। तो ऐसे में कांग्रेस का देखिए जनाधार दोनों चुनाव में, चाहे इसके पहले का चुनाव रहा हो, चाहे ये वाला चुनाव रहा हो, अभी विधानसभा चुनाव में भी उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी। 5 प्रदेशों में बिल्कुल शून्य हो गए। तो ऐसे में
केवल और केवल अगर कोई लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो हमें लगता है फिर वही समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में लड़ाई होगी, भाजपा के बीच में लड़ाई होगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का अभी आप देखिए जिस प्रकार से एमएलसी के चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, तो बिल्कुल शून्य पे समाजवादी पार्टी पहुंच गई। और विधानसभा चुनाव में उसको जरूर 125 सीटें मिली, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव हुए और उसके पहले के लोकसभा चुनाव में, और जिस प्रकार से लगातार समाजवादी पार्टी के का परिवार का बिखराव चल रहा है, अगर इन सारी चीजों को देखें तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाला टक्कर में उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया एक राजनीतिक समीकरण, लेकिन जहां तक बात हो रही है कि आप किन मुद्दों पे लड़ेंगे, और आपने कहा वो उन सारी चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। फिर उत्तर प्रदेश में 75 सीटें कैसे आएंगी, तो देखिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार जनता के लिए जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं और जनता का जिस प्रकार से भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो चाहे एमएलसी के चुनाव में हो, चाहे विधानसभा के चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव में हो, तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जनता का समर्थन लगातार जो सरकार के कार्यकाल है और सरकार के जो कामकाज है, उनको जनता का जो वोट मिल रहा है वो समर्थन कर रहा है कि हाँ कार्यकाल सही दिशा में है, कामकाज सही दिशा में है, प्रदेश विकास कर रहा है, जनता खुशहाल हो रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में रहते हुए जिस प्रकार से गुंडागर्दी को समाप्त किया गया और जिस प्रकार से बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उत्तर प्रदेश में आया, और आप देखिए क्या हुआ कि विपक्ष को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी, और जो विपक्ष है उसने जो जो प्रश्न लगाए वो उसके लिए नेगेटिव साबित हुए, चाहे नोटबंदी रहा हो इसके पहले, और चाहे आप देखिए जो इनकाउंटर हुए, इनकाउंटरों में जात तलाशने लगा विपक्ष कि ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये मुस्लिम है, इसको कैसे मार दिया। तो जनता के लिए अपराधी अपराधी है, पार्टियों के लिए जातिगत अपराधी हो सकते हैं, लेकिन जनता के लिए अपराधी अपराधी हैं, और अपराधियों का सफाया हुआ है, और इससे भी उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना है। और जहां तक कामकाज की बात है, कामकाज लगातार जिस प्रकार से हो रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि 2024 में हम लोग 75+ सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश से आए। ठीक है कपिश जी, मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो क्या तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है, कैसे आप आएंगे, कितना एक आकलन हम निकालें, क्योंकि आपने केसी जैन जी को भी सुना, योगी आदित्यनाथ का भी दावा है कि 75 सीट तो हमारी है, किन वजह से है ये हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए राखी जी, सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहेंगे, जिन 8 योजनाओं को आपने मुख्य आधार बनाया, उन्हीं 8 योजनाओं के बारे में हम पहले तफसील से बात करें। हाँ। ठीक है, पहला तो इन्होंने कहा था कि जनधन खाता, तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए, जनधन खाते की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी, मनमोहन सिंह सरकार की, और हर खातों को आधार से जोड़ने का भी काम मनमोहन सिंह सरकार का, जिसको आपको याद होना चाहिए कि यही आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि ये जो आधार है, ये जो है देश का पैसा इस पर लुटाया जा रहा है और इससे कोई देश को फायदा होने वाला नहीं। तो आज सारी योजनाएं इनकी, क्योंकि दूसरे की टोपी ये अपने सर बहुत तेजी से पहनते, वो इनका था। लेकिन जो ये इनका खाता था, इनसे पूछिए कि किन नियमों के साथ इन्होंने खाते खुलवाए थे और कितने वर्तमान समय में सरेंडर है, तो 70% जनधन खाता बंद हो चुका, क्योंकि उस समय एक योजना ये लेकर के आए, जिसको ये नहीं बताया कि 5,000 रुपए उसमें जो है वो पहले से ही दिया जाएगा, शून्य पे खाता खुलेगा। लेकिन वो 5,000 की निकासी वो किस नियमों से होगी, वो अगले को पता ही नहीं है कि जब 6 ट्रांजेक्शन आप कर लोगे तब आपको मिलेगा। तो जिसके पास पैसा ही नहीं है, 0 पे खाता खोल रहा है, उसका ट्रांजेक्शन कहाँ से होगा, तो उसको वो 5,000 भी नहीं मिलने वाले हैं और उसके खाते भी बंद हो जाने वाले। अब रह गया उज्ज्वला गैस, तो उज्ज्वला गैस में इन्होंने कनेक्शन तो फ्री दे दिए, लेकिन जो भराई थी उसमें कोई सब्सिडी नहीं, यानी जो कनेक्शन का पैसा था वो सब्सिडी को ना कम करके उनसे जो 1,000 रुपए प्रति सिलेंडर लिए जा रहे थे, 900 रुपए प्रति सिलेंडर लिए जा रहे थे, उससे भरा जा रहा था। और हकीकत क्या हुई कि जो इतना निर्धन परिवार था, जो लकड़ी से, गोबर से, गोबर कद्दी से खाना बना रहा था, आंखों में दिए जा रहे थे, जिनके लिए इन्होंने किया था, उसके साथ भी सहृदयता नहीं दिखा पाए कि उसको सब्सिडी की जाएगी। अब क्या हुआ कि उन्होंने दोबारा रिफिल नहीं करा, तो 80% से ज्यादा सिलेंडर केवल चुपचाप रखे हुए हैं उन गरीबों के घर। तो ये हकीकत है उज्ज्वला की। अब दूसरी बात, जिस नोटबंदी की ये बड़ी तारीफ कर रहे थे, इस पर भी बात कर लेते हैं। नोटबंदी पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मित्रों मुझे 50 दिन केवल दे दीजिए,
मैं आपको सपने का भारत बना के दूंगा। और सपने का भारत कितना महान इन्होंने बना के दिया कि कोरोना काल के अंदर पूरे देश में 47 लाख लोग एक्सपायर कर गए। ये WHO की रिपोर्ट है। मिसमैनेजमेंट सबसे ज्यादा भारत में रहा। जहां चीन से शुरुआत हुआ तो वहां पे भी हमारी आर्थिक ग्रोथ 6+ में जा रही थी जब हम माइनस में थे। और आज भी आप उठा करके देखिए, कोरोना काल के पीरियड कोरोना नहीं रोया जा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोगों को इशारा किया था कि भैया देखो, आपदा में अवसर खोजो। तो आपदा में अवसर किसने खोजा? उद्योगपतियों ने खोजा। आप बहुत लंबा बोले हैं, उंगली नीचे कर ले, हम आपको हमारे बात आप ही बोलेंगे। केसी जैन जी आ रही, ये बहुत लंबा बोले, अब मुझे अवसर दें। उंगली नीचे कर ले मित्र, अच्छी नहीं बात है, उंगली नीचे कर ले। जवाब दूंगा। अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जो उद्योगपति जिनको इन्होंने चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ से पूरा देश, अरे ठीक है यार, तुम तो लो, या तो बोल लेने दो ना। मेरे बात आप बोलना, आपको मालूम होगा कि मैं फिर आपको भी नहीं बोलने दूंगा, फायदा क्या होगा पूरे डिबेट में? कौवा बंद करो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा ठीक है केसी जैन जी, मैं वापस आती हूँ, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनका पक्ष भी आना बहुत जरूरी है। प्लीज पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें। आपकी आवाज आ भी नहीं रही है, आपका मुंह इल्टा दिखाई दे रहा है, मेरे कान में आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूँ, केसी जैन जी प्लीज, केसी जैन जी ठीक है, ठीक है। राखी सुनिए, पहले कम से कम इनको एडिकेट सिखा दीजिए। अगर इस एडिकेट के साथ आप अगर चलाएंगी तो मैं हट जाऊंगा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर जनता तक हमारी बात नहीं जाएगी, इनकी बात नहीं जाएगी तो कोई देखिए मुझे लगता है, प्लीज देखिए मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है जो पहली बार मेरे साथ चर्चा में बैठ रहा है। आप सबको पता है हम कैसे बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में सबको भरपूर समय देती हूँ, ऐसे मत कीजिए प्लीज। केसी जैन जी क्या हो गया? कुकृत्यों पे पर्दा डालना चाहते हैं आप, अपने कुकृत्यों पे पर्दा डालना चाहते हैं, क्योंकि इसी कोरोना काल के अंदर 102 अरबपति से बढ़ करके 142 हो गए। और इसी कोरोना काल के अंदर अदानी की संपत्ति जो है वो 45 गुना बढ़ी और अंबानी की संपत्ति जो है वो 4 गुना बढ़ी। इसके मतलब ये भारत की सरकार देश के लिए नहीं चली, बल्कि चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए चली। और इस देश की सरकार ने देश के वैभव, मान, सम्मान, सुख और समृद्धि को दो हाथों में गिरवी रख दिया। आज हमारे देश की GDP माइनस में अभी भी है और उसके बाद भी ये चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ठीक है, प्लीज मुझे लगता है एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए भी कि 2024 के लिए क्या तैयारियां हैं। प्रश्न भी यही था। राम राम जपना, पराया माल अपना, यही भारतीय जनता पार्टी के नसों में समाहित है। जब आप तथ्यात्मक रूप से बातें प्रस्तुत करने लगे तो ये हो हल्ला हंगामा करने लगते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर कोरोना काल के अंदर सरकार माइनस में जा रही थी तो चंद उद्योगपति जो है अरबपति 102 से बढ़ करके 142 कैसे हो? अच्छा ठीक है, चलिए उद्योगपति, चलिए केसी जैन जी, केसी जैन जी और कपिल जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ नाविद जी का पक्ष आ जाए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों के ऐसे शोर शराबे से उनका पक्ष नहीं आ पाएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसके बाद मेरी मजबूरी हो जाएगी ऑडियो बंद कराना, जो मैं कभी भी नहीं करती हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नाविद जी क्या लग रहा है 2024 के लिए क्या एक बार फिर से जादू चलेगा मोदी योगी की जोड़ी का? जी बिल्कुल, लगता तो यही है, क्योंकि मौजूदा जो माहौल है और जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास सामने आ रहा है, तो जनमत को अगर देखिए, जन विश्वास की बात अगर देखिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा विश्वास है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव, पिछले 2 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें निरंतर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती, उसके बाद में एक इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दूसरी बार करीब 35-40 साल के बाद में कोई सरकार रिपीट हुई, मुख्यमंत्री रिपीट हुआ। इन बातों को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी जो हैं वो दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं, इस बात को कतई नकार नहीं सकते हैं कि कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में है। बसपा जो एक बहुत बड़े जनाधार की पार्टी रही है, जिसका वोट प्रतिशत कम से कम 20 रहता था, वो कहां पर आ गई है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है, ये बात सही है।
समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अपना वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ाई हैं, ये बात भी सही है। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीती है और उसके बाद समाजवादी पार्टी कमजोर होती नजर आई है। आपसी मतभेद उसके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। उसका कारण यह भी है कि अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करिए तो विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के सामने अखिलेश यादव का चेहरा था। अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विरोधी दल के तौर पर उभरी और उसका एक अच्छा वोट प्रतिशत भी मिला और उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन वो विधानसभा चुनाव था, उसके बाद भी सपा जीत नहीं पाई। एक बड़ा उसने मजबूत गठबंधन भी बनाया, जातिगत कहीं ना कहीं एक अच्छे उसने एक अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया। उसके बाद भी जहां पर अखिलेश यादव का चेहरा था, विधानसभा चुनाव में कहीं प्रांतीय नेता का एक चेहरा होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा है? राष्ट्रीय लेवल पर अगर आप देखिए तो राहुल गांधी जी लगातार कहीं ना कहीं उनको शिकस्त मिलती रही है और लगातार चुनाव में ये साबित होता रहा है कि मोदी के बराबर की शक्ति, उनका विश्वास जनता का राहुल गांधी के ऊपर अभी फिलहाल नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, उसका वोट प्रतिशत कहां पहुंच गया है। ऐसे में अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय सिनेरियो पे एक लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने अखिलेश यादव जी का चेहरा कैसे चल पाएगा? अखिलेश यादव जी बड़े नेता है, उनका एक बड़ा जनविश्वास है, इस बात में कोई शक नहीं है, एक उत्तर प्रदेश के। लेकिन लोकसभा में एक जो है वो राष्ट्रीय लेवल का एक नेता चाहिए होता है। यहाँ पर कांग्रेस का सही मायने में एक राष्ट्रीय पार्टी से मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस का जनाधार यहाँ पर यूपी में क्या है? और समाजवादी पार्टी का अगर थोड़ा बहुत या ठीक ठाक जनाधार है भी तो उनके पास कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता नहीं है और वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अखिलेश यादव जी के आपस के परिवार में, समाजवादी परिवार में जो लगातार टकराव और देश का एक जो माहौल बना हुआ है वो थम नहीं पा रहा है। संगठन इस तरीके से कैसे मजबूत हो पाएगा? तो ये सारी बातें देखिए और कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं, जिससे आपने अपना प्रोग्राम, अपनी डिबेट शुरू की थी कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का फायदा है कि ज्यादातर गरीबों की, दलितों और पिछड़ों को उसका लाभ पहुंचा है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। और उत्तर प्रदेश में यही सबसे बड़ा खतरा थे भाजपा के लिए। भाजपा के खिलाफ एक समय दलितों का और पिछड़ों का एक बड़ा क्राउड था, एक बड़ा सर्कल था, एक बड़ी जाति गरीब थी, वो टूट गई। उसका कारण ये है कि मोदी सरकार की पॉलिसी ये रही कि कहीं ना कहीं गरीबों को और पिछड़ों को अपने विश्वास में लाओ, उसके लिए राशन की हो, आयुष्मान हो, कई ऐसी योजनाएं रही जिससे आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का ठीक ठाक मजबूत एक विश्वास बना है। इसलिए को देखते हुए कह सकते हैं कि कोई बड़ी चुनौती भाजपा के सामने नहीं होगी। हाँ, सपा अगर मेकअप करती है, उसकी आपसी कला कम होती है, तो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी उसके सामने हो सकती है। ठीक है, देखिए मेरा ये सवाल इसीलिए पहले कपीश जी से था भी, लेकिन उसका प्रॉपर जवाब नहीं आया। कपीश जी, वापस आप ही इससे इसकी शुरुआत कर रही हूं मैं, क्योंकि समय की भी सीमा है। आप अपना पक्ष रखेंगे और फिर अंत में मैं केसी जैन जी के पास एक अंतिम सवाल उनसे लूंगी। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, जैसा कि नावेद जी कह रहे हैं, यही सवाल मेरा भी पहले था कि एक राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो हम ये नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी कर नहीं पाएगी, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में सपा की क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अभी विधानसभा के इलेक्शन से निकली और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो ये एजेंडा तय किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन के बाद टूट रही, कहां टूट रही? कौन सा हमारा नेता जो हमको छोड़ करके चला? गठबंधन के अंदर जो दिल खोल करके नहीं है, वो आपके साथ हो ना हो, उससे समाजवादी पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? और गठबंधन दर गठबंधन तो बनते ही रहते हैं, वो भाजपा के साथ भी होता है और सपा के साथ भी होता है। तो हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अगर आप अवलोकन करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा आपको कि इस इलेक्शन के अंदर 111 सीट हमने स्वयं की जीती और कुल मिला के 125। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो 110 सीटें ऐसी रही हैं जो समाजवादी पार्टी ने बहुत कम वोटों से खोली, यानी 200 वोट से लेके 5000।
यानी सभी मतों को जोड़ दिया जाए तो मात्र 5.5 लाख मतों पे 110 सीटों का अंतर। और आप लड़ किससे रहे? आप उससे लड़ रहे थे जो डबल इंजन की सरकार। और आप किससे लड़ रहे थे? जो पहले चरण से लेकर छठे चरण तक प्रशासनिक धांधलेबाजी करता रहा और उसका परिणाम 7वें में पता चला जब बनारस के अंदर ईवीएम लुटती हुई बाहर पकड़ी गई, उस पर कार्रवाई भी हुई है, जिलाधिकारी पे भी सारी कार्रवाइयां हुई। तो ये सारी चीजें स्पष्ट है। ठीक है, जो जनमत आया समाजवादी पार्टी ने स्वीकार किया, लेकिन मैं एक चीज और कह रहा हूं, जो एमएलसी से हमारे मित्र अभी तुलना कर रहे थे, शायद इन्हें पता नहीं है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, जनप्रतिनिधि जो चुने हुए थे उन्होंने चुना है। तो वो इलेक्शन को आप अगर इससे जोड़ते हैं तो आप केवल आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। रह गई बात, समाजवादी पार्टी पहले से 3 गुनी सीट बढ़ाई है, समाजवादी पार्टी पहले से 13% वोट ज्यादा पाई है, समाजवादी पार्टी ने ध्रुवीकरण के मुद्दे नहीं उठने दिए, समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी और क्या बोलते हैं महंगाई, ध्वस्त कानून व्यवस्था, इन सब पर बात करती रही। लेकिन इनका क्या था? इन्होंने मायावती जी को साधा है, सीबीआई से साधा, ईडी से साधा, उनको शिथिल किया, उनसे पीछे से निवेदन उनके उससे कराया, और जो इन्होंने 5 किलो अनाज 15 करोड़ लोगों को बांटे हैं, यानी कि इन्होंने अपने पूरे रीजन में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों में से 15 करोड़ लोगों को इस गरीबी के हालत में पहुंचा दिया कि अब वो परिवार 5 किलो अनाज के लिए तरस रहे हैं। अब आप सोचिए, और पूरे देश में कितना? 80 करोड़। और कितना कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने आयुष्मान भारत दिया, यानी कि आयुष्मान, अभी आप स्वयं इस बात को रख रही थी कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी हमारे देश की अगर आबादी 1 अरब 25 करोड़ है तो उसमें से 80 करोड़ लोग अब निर्धन हो चुके हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। इस सत्यता को देश को स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी सरकार ने पूरे 8 वर्ष में, योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में देश और प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। और यही आपकी हकीकत है। इसीलिए इस समय सर्वस्पोर्ट पे है बेरोजगारी। आपने देखा एनसीआरबी के आंकड़े हैं, शिक्षित बेरोजगारों ने किसानों से भी ज्यादा आत्महत्याएं की, और वह किसानों की सम्मान निधि 500 रुपए प्रतिमाह आप दे रहे हैं। ठीक है, कपिश जी, समाजवादी पार्टी सरकार किसान भरपूर समय दिया मैंने। ठीक है, मैं बीच में हमारी योजना रोकूंगी। में आपसे क्या फर्क है? क्या हुआ? डबल इंजन की तो हवा निकल गई। कहा गया 2022 में आप किसानों की आय दुगना कर रहे थे, आपको यू टर्न लेना पड़ा, आप अंबानी और अदानी के केसी जैन जी अपनी बात रखिए, डालने जा रहे थे। केसी जैन जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा। कपिश जी प्लीज। ठीक है राठी जी, देखिए अभी कपिश जी ने एक बात कही, ये डायरेक्ट चुनाव नहीं था, और इसके पहले ये भी कह रहे थे जितने ग्राम प्रधान है हम जीत गए, जितने चेयरमैन है हम जीत गए, सभासद है हम जीत गए। तो इसका मतलब इनके नहीं जीते थे ग्राम प्रधान, ये झूठी बातें कर रहे थे। अभी इन्होंने कहा कि एमएलसी के चुनाव जो थे वो डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे, चुने हुए प्रतिनिधि चुन रहे थे। दूसरी बात ये बनारस में हमने आपको धूल चटाई है, काशी परिक्षेत्र की दोनों एमएलसी सीटें, चाहे शिक्षक हो चाहे स्नातक हो, हमने जीती है। और इस बार भी आपका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को अपने ठीक है कपिश जी, देखिए समय की सीमा है, मैंने इसलिए दोबारा आपको वक्त दिया था, उस वक्त आप बोल नहीं पाए थे, आप बोलने दीजिए उनको। खरीद लेते हैं। मैं आपको इस बात की सच्चाई को स्वीकार कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए ना, इस बात को स्वीकार कीजिए कि 8 वर्ष में कोई पार्टी विश्व की सबसे अमीर पार्टी, कोई किसी से कम नहीं है, 4200 करोड़ रुपए का, कोई किसी से कम नहीं है। और फिर यहाँ पर सवाल उठा दिया जाता है कि मैं कंडक्ट कर रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, आप लोगों का फर्ज नहीं बनता। आखिर ये लूट और कसरत कहाँ हुई है? फिर मेहुल चौकसी ने जो लंदन की अदालत में ये एफिडेविट दिया कि गुजरात इलेक्शन में मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 1300 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, उसका आप क्या कहेंगे? तो ये मुझे बताइए, आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इसीलिए उन्होंने रिफॉर्म के नाम पर बांड लेकर के आए और 20,000 रुपए। ठीक है, देखिए कुछ भी करिए, जो जीता वही सिकंदर, ये आप भी मानते होंगे, मैं भी मानती हूँ। मुझे बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए 8 साल हुए हैं और सबसे बड़ी बात 8 साल सेवा और सुशासन के कितना दिया है, कितना हुआ है, कैसे ये 8 साल निकले हम सब जानते हैं, कौन सी योजनाएं थी ये भी हम सब जानते हैं। सवाल ये था कि 2024 लोकसभा को कैसे निकालेंगे, क्या प्लानिंग्स हैं, लेकिन उन सब के पीछे जिन योजनाओं का जिक्र था उसी को लेकर लड़ पड़े। खैर ठीक है, तैयारियां इनकी हैं, जब नतीजे उसके देखेंगे तब भी पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।